सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मिले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में टोटल 300 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ जिससे कि आपका पूरा साइंस का कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 15 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका ये 5th वीडियो लेक्चर दिया। आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख लीजिए और हमारी सीरीज में शामिल जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। वहां पर मैं लगातार एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। अभी तक जो है हम टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले 81 से लेकर 100 तक टोटल 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय जीवाणु, फफूंदी, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु या वायरस। जो हाइड्रोफोबिया होता है ये वायरस के कारण होता है। वह हाइड्रोफोबिया आखिर बीमारी कौन सी है? तो इस बीमारी में जो है वो किसी व्यक्ति को जब ये बीमारी होती है तो उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, वाटर से उसको डर लगता है, लेकिन नॉर्मल पानी से नहीं, पीने वाले पानी से नहीं, बल्कि जो नदी, तालाब, झरने वगैरह होते हैं, समुद्र होता है, उसके पास जाने से जो है वो व्यक्ति को डर लगता है। और इसका जो नॉर्मल नाम है, आपने एक नाम सुना होगा, वह रेबीज। ठीक है, इसको बोला जाता है रेबीज की बीमारी, है ना, ये रेबीज होता है। तो रेबीज को ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिया और ये होती है जानवरों के काटने से, उनकी लार से। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, इस व्यक्ति को जो है वो जानवर ने काट लिया है और लार वगैरह से भी जो है ये बीमारी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा जानलेवा है और इसका इलाज लगभग संभव नहीं हो पाता है। साथ में इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको एक और फोबिया के बारे में बताया था, तो वो कौन सा था आप मुझे कमेंट करके बताइए या फिर आप पुरानी वीडियो को जाके फिर से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहीट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। साथ में आपको दो वैल्यूज और याद रखनी है। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, यदि इसकी जगह 36.9 डिग्री सेल्सियस आता तो भी राइट आंसर ये होगा। राइट, साथ में यदि आपको आता है फ़ारेनहीट में, यदि आप वैल्यू बताइए फ़ारेनहीट में, तो वो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। और इसी वैल्यू को यदि हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगी कितनी, 310 केल्विन। ठीक है, तो 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, 36.9 डिग्री सेल्सियस। यदि इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 10,000 हर्ट्ज, इक्वल टू 1,000 हर्ट्ज या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। राइट, अब मैं आपको ध्वनियां बताता हूं। 3 तरह की जो ध्वनियां होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला जो होता है वो होता है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड होती हैं वो होती हैं ऑडिबल वेव्स और तीसरी जो है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, आप इनके नाम याद रखिए। इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं अवश्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव्स को बोलते हैं श्रव्य तरंगें और अल्ट्रासोनिक वेव्स को बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी लेंथ, वो होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और इनको जो है हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। यदि हम ऑडिबल वेव्स की बात करें तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये जो है 20,000 हर्ट्ज तक ये होती हैं, जो कि ऑडिबल वेव्स होती हैं और इसको नॉर्मल कोई भी पर्सन इसको सुन सकता है। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की, जो कि जिनको बोला जाता है पराश्रव्य तरंगें। इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी लेंथ होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ये ज़्यादा होती हैं और इनको हम जो है वो नहीं सुन सकते। इनको सुनते हैं कौन? जो कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, चमगादड़ हुए, इनको जो है ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी?
12 यूनिट, 9 यूनिट, 6 यूनिट या 3 यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 यूनिट। यदि कोई व्यक्ति 60 वाट के बल्ब को प्रतिदिन जो है वो 5 घंटे प्रयोग करे तो 30 दिन में वो टोटल जो है वो 9 यूनिट जो बिजली है वो खर्च करेगा। अब ये कैसे करेगा? यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे यदि वैल्यू चेंज होती है? तो कभी भी आपको यूनिट यदि चेक करनी है, आप अपने घर की बिजली भी इससे चेक कर सकते हैं। तो यूनिट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स का इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। वो क्या होता है? किलोवाट इंटू आर, ठीक है, पर आर। मतलब आपसे जितना भी यहाँ पर किलोवाट बताया गया, कितनी वहाँ पर आपकी बिजली जो है वो खर्च हो रही है और कितने घंटे तक जो है बिजली चल रही है, यदि आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ दिया है किलोवाट में और हमसे क्वेश्चन में पूछा है वॉट में, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वॉट इंटू आर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 1000 इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ वैल्यू हमको पुट कर देते हैं तो कितना होगा, वॉट हमको कितना दिया है 60 वॉट इंटू कितने घंटे, 5 घंटे। और यहाँ पर यदि हम 1000 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम वैल्यू कट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 200 और इसका यदि हम यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाएगा क्या, 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमसे यहाँ बोला गया है कि हमको टोटल बताना कितने दिन का, 30 दिन का। तो अभी हमने कितना निकाल लिया, इसको 1 दिन का निकाला। अब इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे 30 का, इसको यदि हम यहाँ से कट करेंगे आएगा 3 और 3 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 9। तो इस तरीके से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू किलोवाट इंटू आर, ठीक है। इससे आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ठीक है। दूध से दही में जो परिवर्तन होता है वो होता है किसी कारण, बैक्टीरिया के कारण। यदि हम बात करें कि दही में जो है वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है दही में। साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दूध का जो आप व्हाइट रंग देखते हैं वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैसीन के कारण, ठीक है। कैसीन नामक एक प्रोटीन होता है, उसके कारण जो है वो दूध का रंग व्हाइट होता है। और दही में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन या फिर कोलेस्ट्रॉल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ठीक है, या यूरिक एसिड हम इसको बोलते हैं। जो शरीर में जो जोड़ होते हैं, जहां पर हमको गठिया रोग जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, ये होता है यूरिक अम्ल के जमा होने से। अब ये कैसे जमा होता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लोग इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं जोड़ों का दर्द, ठीक है। गठिया रोग को क्या बोलते हैं, जोड़ों का दर्द। जब भी कभी किडनी में जो मूत्र होता है वो कम बने या फिर ज्यादा बनने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने लगा है। और ये यूरिक एसिड क्या करता है, हमारे जोड़ों में जाकर जम जाता है। और जब ये जोड़ों में जाकर जम जाता है तो हमको जो है वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये क्यों होती है, किडनी में क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करती है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गामा किरणें, ठीक है। गामा रेज जो है वो कोबाल्ट 60 से निकलती हैं और ये रेडिएशन ट्रीटमेंट में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। साथ में एक और चीज याद रखिए कि ये कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैंसर के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो वो है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन डिसीज आर डायग्नोस्ड बाय ईईजी, ईईसी, ईएमजी या फिर ईकेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईईजी, ठीक है। ब्रेन की जो बीमारी होती है, ब्रेन में जो भी डिसीजेज होती हैं उनको जो है हम चेक किससे करते हैं, ईईजी द्वारा। आपने कई बार डॉक्टर से सुना होगा कि आप अपनी ईईजी करवा के लाइए, ठीक है। तो ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, ब्रेन की बीमारी, ब्रेन में कोई भी बीमारी है वो सारी हम इससे पता लगा सकते हैं। और यदि आपको हिंदी में इसका मतलब चाहिए तो हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत मस्तिष्क लेखन। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। वेव यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर दृश्य प्रकाश मतलब कि विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो तरंगे होती हैं वो यूज की जाती हैं टेली कम्युनिकेशन के लिए, राइट। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। माइक्रोवेव जो है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ में यदि हम यहाँ बात करें इंफ्रारेड वेव्स की, ये होती हैं ईएम वेव्स मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखिए। यदि हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस की, तो अल्ट्रावायलेट जो तरंगे होती हैं ये होती हैं सूर्य के प्रकाश में,
ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट यूवी रेस जो है वो होती हैं और ये हमारी ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है, थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या बादल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तापक्रम से या टेम्परेचर से। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं थर्मोस्टेट की तो इसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मातापी। ठीक है, ऊष्मातापी लिखा था तब भी आपका आंसर यही होगा। तो ये कहलाता है ऊष्मातापी, किसी भी फिजिकल सिस्टम के टेम्परेचर को सेंस करता है और उसको मेंटेन करता है। इसका मेनली आपने अपने घर में यूज देखा होगा, वो होता है कहाँ पर, आपके फ्रिज में। ठीक है, आपके फ्रिज में जो है इसका यूज होता है। फ्रिज का जो टेम्परेचर आपने देखा हो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो आप उसको जिस पर सेट कर देते हैं वो उसी पर रहा आता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उसमें थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। मतलब आप इसमें सेट कर दीजिए कि आपको टेम्परेचर इतना रखना है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी वो इतने पे आ जाएगा और कम होगा तब भी वो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो जो वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं उसका अंग नहीं है। अब कौन कौन सी गैसेस हैं वो आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 100% में से कितना है, 78% सबसे ज्यादा। उसके बाद यदि हम बात करें सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो वो आती है ऑर्गन। ठीक है, आर्गन जो गैस है वो पाई जाती है 0.93% और सबसे कम जो पाई जाती है वो पाई जाती है CO2। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे सबसे कम किसमें पाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में से पाई जाती है। 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, सबसे कम पाई जाती है CO2 और बाकी अलग अलग गैसेज और पाई जाती है, इसमें हीलियम और बाकी गैसेज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम या फिर उष्ण एवं उज्ज्वलम मौसम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। ठीक है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे आ जाता है। राइट, अब मैं आपको इसमें 3 चीजें बताने वाला हूं, वो आप अच्छे से इसको सुन लीजिए। जो बैरोमीटर होता है उसको सबसे पहले तो बोला जाता है वायु दाब मापी, ये आपको पता होगा। ठीक है, साथ में यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे आ रहा है तो क्या होगा, तूफान आएगा। यदि वो आराम आ रहा, धीरे धीरे से जो है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है। और यदि वो धीरे धीरे जो है पाठ्यांक ऊपर जाए, ठीक है, यदि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो दिन है वो साफ रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पर याद रखिए। यदि अचानक नीचे आ जाता है तो वो होगा तूफानी मौसम, धीरे धीरे नीचे आ रहा है पाठ्यांक तो वो वर्षा होने की संभावना है, और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है मतलब कि दिन साफ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सूर्यास्त और सूर्योदय, ठीक है, सनसेट और सनराइज होता है, उस समय हमको सूर्य जो है वो रेड कलर का प्रतीत होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट होता है। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है वो जानना जरूरी है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत सारे धूल के छोटे छोटे कण हों या और भी पदार्थों के छोटे छोटे कण जो है वो आसमान में तैरते रहते हैं, वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है और इसे ही जो है वो बोला जाता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इन छोटे छोटे जो है वो कणों के कारण प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फैलता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम वो होता है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेवार किसका एक अयस्क या खनिज है? सिनेवार इज एन ओर एंड मिनरल ऑफ लेड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मर्क्यूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्क्यूरी या पारा। ठीक है, इसको पारा भी बोला जाता है। तो पारा का जो है वो अयस्क क्या है, सिनेवार। तो ये आप यहां पर याद रखिए, पारा को बोला जाता है, यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला तो वो क्या होता है, Hg। ठीक है, मरकरी जो है वो क्या कहलाता है, Hg, और इसका अयस्क होता है क्या, सिनेबार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। साथ में एक और चीज, यदि हम यहाँ बात करें लेड का, तो लेड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, Pb। इसका जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना। ठीक है, इसको आप याद रखिए। साथ में यदि हम यहाँ बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है इसको Mn से डिनोट करते हैं। इसका जो अयस्क होता है वो कहलाता है मैग्नाइट। ठीक है, मैग्नाइट जो है इसका अयस्क कहलाता है। तो ये आप चारों चीजें यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। अ पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग इज नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं स्मॉग की, तो स्मॉग जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। किस किस से, स्मोक से प्लस फॉग से, है ना। इसको ही बोला जाता है क्या,
स्मॉग। तो स्मॉग प्लस फॉग क्या कहलाता है? स्मॉग या फिर धूम कोहरा। और धूम कोहरा में जब हमारी आंखें जलती हैं वो जलती हैं किसी कारण? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड मे नॉट बी अक्रॉस ट्रेवल? पानी, निर्वात, लोहा या वायु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वात या वैक्यूम। जो ध्वनि तरंगें होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो साउंड होती है उसको ट्रेवल करने के लिए एक ना एक माध्यम की जरूरत होती है, और वैक्यूम में जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। वाटर, आयरन, एयर और सभी जगह जो है वो साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन इज टॉलुइन, क्लोरोवेंजीन, एनिलीन या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम होता है। साथ में एक और चीज यदि हम यहाँ पर देखें तो गैमेक्सेन को जो है वो बोला जाता है लिंडेन, है ना। यदि आपको जो है वो लिंडेन यदि लिखा आता है तो उसका मतलब गैमेक्सेन होगा, और गैमेक्सेन का जो रासायनिक नाम है वो है क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये आप तीनों नाम यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उससे जो फल होते हैं उसको जो है वो पकाया जाता है। यदि हम कैल्शियम कार्बाइड का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है CaC2। तो आप इसको याद कर लीजिए। साथ में यदि हम बात करते हैं कि फल पकते कैसे, क्रिया जो है वो क्या होती है, तो फलों को पकाने की क्रिया में जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है किससे? जल से। तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो उससे क्या बन जाता है? एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, एसिटिलीन। और ये जो है वो क्या, इसके कारण क्या होता है? जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जीनोन या फिर अमोनिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम। ठीक है, जो गोताखोर होते हैं जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो उनको जो है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। साथ में एक और गैस जो है उनको मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ में, वो कौन सी होती है? तो वो होती है हीलियम गैस, है ना। इन दोनों का मिश्रण यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 44, 46, 48 या फिर 50? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46। ठीक है, जो हमारा जो शरीर है उसमें जो टोटल जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं कितने? 46। और ये जो सभी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स हैं ये सभी जो है वो पेयर या जोड़ी में जो है वो पाए जाते हैं। टोटल जो पेयर्स होती हैं वो होती हैं 23। तो आपसे यदि कभी गुणसूत्र या क्रोमोसोम पूछ लिया जाए कि कितने पेयर्स में होते हैं तो वो होते हैं कितने? 23 पेयर्स में 46 यहाँ पर होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर होती हैं, 23 में जो 22 पेयर होती हैं इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। ठीक है, इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। और इस 23 में जो एक होती है, 23वीं जो पेयर होती है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो आप इसको जो है यहाँ पर याद रखिए। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इस सेशन के 20 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।